Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Beco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the chapter Theory of Production. As you all know, in my previous video I have explained about the law of production, or you can say law of variable proportions. So इस वीडियो में आज हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं. इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, इट मीन्स रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी इसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं आई विल डिस्कस लेटर. तो टेबल के थ्रू इसको डिफाइन किया था इन प्रीवियस वीडियो, और आज इस वीडियो में इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को या जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है इसको हम एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप शेड्यूल से भी, इट मीन्स टेबल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो फिर से वही टेबल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ली थी, आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. ये टेबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कैसे दिखाती है? हाउ विल यू कम टू नो दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन is explained by this table? क्योंकि अब तक आपको perhaps you might have known about what is law of variable proportion. तो क्या होता है law of variable proportion? जब हमारा total production change होता है different rate से. स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. तो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग रेट है क्योंकि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है. तो फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हो टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से. उसके बाद 9 to 12, 12 to 14, 14 to 15 फिर इंक्रीज हुआ है डिमिनिशिंग रेट से. रेट कहाँ से पता चलता है हमें? हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो रेट है. किसकी रेट? टोटल प्रोडक्शन में चेंज की. ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेज. उसके बाद थर्ड स्टेज में हमने देखा हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है पहले तो कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट के बाद फिर टोटल प्रोडक्शन ही कम होने लगा. तो इकोनॉमिक्स में ये जो टेंडेंसी है प्रोडक्शन की, कौन सी टेंडेंसी? पहले टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना और फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना ही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहलाता है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस इन प्रोडक्शन इन शॉर्ट टाइम पीरियड भी हम इसी को ही बोलते हैं. राइट. तो अब बात रही इसकी ग्राफ की. किसको ग्राफिकली किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है? किसको? रिटर्न्स टू अ फैक्टर. तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफ बनाने में, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, नहीं अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन योर नोटबुक्स. इस तरीके से दो पैरेलल ग्राफ हमने ड्रॉ किए और एक ग्राफ भी बना सकते हैं. ओ वाई, ये OY1 X1, मतलब कि टू हमारे ग्राफ है, टू फिगर्स है. वैसे पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है तो OX एक्सिस पे जो हमारा X एक्सिस है दोनों में क्या लेना है? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लेना है. राइट. क्योंकि इन्हीं को तो चेंज किया हमने इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है दैट इज मशीन, वो तो फिक्स्ड है. मशीन की जगह लैंड होता है, जो भी है फिक्स्ड फैक्टर्स तो फिक्स्ड रहते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड. शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने पहले ही आपको बताया है, शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारा एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है और वो हमने यहाँ पे क्या लिया? वो लेबर. क्योंकि लेबर की यूनिट्स को इजीली हम चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन. राइट. तो टोटल प्रोडक्शन इधर ले लेंगे वाई एक्सिस पे. इधर सेकंड वाला जो हमारा फिगर है इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन यूनिट्स 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक लिए हमने. इस एग्जांपल में मैं टेबल के थ्रू ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो आप ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर लेते हो. क्योंकि अभी आपको मैंने ये नहीं बताया कि टोटल प्रोडक्शन की जो शेप है वो किस तरीके से होती है और मार्जिनल प्रोडक्शन की शेप किस तरीके से होती है. तो वो आप अब इन ग्राफ से सीख जाओगे. तो पहले मार्जिनल देख लो. 1 पे कितना मार्जिनल प्रोडक्शन? 2. 1 पे 2. जब टोटल यूनिट्स थी आपकी 2, तब कितना है? मतलब कि नेक्स्ट वाली से 3, नेक्स्ट वाली से, थर्ड वाली से 4. इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन आया है. तो इन पॉइंट्स को स्मूथ हैंड कर्व से हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये तो कर्व हो गया हमारा किसका? मार्जिनल प्रोडक्शन का.
मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, नेगेटिव भी होता है हमारा, नेगेटिव ग्राफ में इधर जाता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा आपने 10th क्लास में भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो उसमें क्या करते थे, जैसे अगर आगे इसको नीचे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं ग्राफ को, तो -1 -2 इस तरीके से होता है, राइट। तो जो 8th यूनिट है, 8th यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स की यानी लेबर की 8th यूनिट, उससे आने से क्या रिटर्न मिला, नेगेटिव -1। तो 8th हमारा ये रहा -1, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट आया है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व है। इसी तरीके से हमें टोटल प्रोडक्शन को भी शो करना है। 1 पे 2 टोटल प्रोडक्शन की वैल्यूज हमने इधर साइड ली है अपना वैल्यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ तो 1 2 3 4 लिया, अगर ऐसे 1 2 3 4 5 15 तक लेते तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। हमने ये जो वैल्यूज ली है अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग ली है, क्योंकि इसमें 15 तक थी मैक्सिमम वैल्यू, इसमें 4 तक, तो इसमें 2 2 का डिफरेंस ले लिया अपने कंफर्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें कर्व को ड्रॉ करने में कन्वीनियंस रहे, राइट। तो 1 पे 2, 2 पे 5, 4 और 6 के बीच में होता 5, तो 2 पे 5, 2 और 5 यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जब 3 यूनिट्स हैं तो टोटल 9, 8 और 10 के बीच में 9 है, 9 इधर इंटरसेक्ट करेगा, 3 पे 9, राइट। उसके बाद 4 पे 12, 4 पे 12 ये वाला पॉइंट आएगा, लगभग थोड़ा वो और ऊपर हो सकता है, आप स्केल यूज कर लेना घर पे। तो इस तरीके से हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। अब इनको भी स्मूथ हैंड कर्व से ग्राफ इसको इस लाइन से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा टोटल प्रोडक्शन का कर्व आ गया। तो रिमेंबर मार्जिनल प्रोडक्शन का जो कर्व है उसकी शेप तो इस तरीके से होती है, इसको इनवर्स यू भी बोल देते हैं, इस तरीके से उल्टा है ना, बेल शेप भी बोल सकते हैं, जैसे बेल को उल्टा रख देते हैं, तो कुछ उसी तरीके से इसकी हमारी शेप है, किसकी, मार्जिनल प्रोडक्शन, और ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व है। अब क्वेश्चन ये है, इन कर्व से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ डिफाइन हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी तक तो डिफाइन नहीं हुआ। अब देखिए, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है क्या, कुछ नहीं है, बस वो है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट से चेंज हो, फिर हमारा टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से चेंज हो, वो डिमिनिशिंग में जीरो रिटर्न भी होते हैं और नेगेटिव भी। आपको ध्यान होगा जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था फ्रॉम दिस चैप्टर, उसमें मैंने सिर्फ उस वीडियो में केवल आपको यही एक्सप्लेन किया था अप्रोचेस की, ट्रेडिशनल अप्रोच जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उनकी क्या अप्रोच रही है रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। तो उसमें मैंने, आप एक बार फिर से आज देखना और उसका स्क्रीनशॉट भी लेना उस फ्लो चार्ट का जो फर्स्ट वीडियो में है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 1 में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर को 2 तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग। बात रही इसमें जो जीरो रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न भी है, ये बेसिकली डिमिनिशिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, वो डिमिनिशिंग में ही है जीरो रिटर्न या फिर नेगेटिव, उसी में ही क्लासिफाई कर देते हैं। और वैसे इनको 3 स्टेजेस के नेम से भी जानते हैं, नॉट 3, उसमें होता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया इस ग्राफ में भी, देखो 3 को 3 से ऊपर वाले जो ग्राफ है उसमें भी 3 यूनिट्स था, क्योंकि 3 डिफरेंट स्टेज बनी हमारे, एक तो ये वाली स्टेज, उसके बाद 7, यहाँ पे भी 7 और 7, इनको भी इंटरसेक्ट कर दिया इस तरीके से। कुछ भी आप हेडिंग दे दो, A, B, C, D, कुछ भी हेडिंग, डज नॉट मेक डिफरेंस। अब इस ग्राफ में भी जो 3 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन में, कौन सी स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स, वही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब ये आपका जो ग्राफ है, हमने दोनों फिगर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन लाइंस के थ्रू। तो अब इसमें हम शो कर देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ना,
टोटल प्रोडक्शन जो कर्व है अप टू ए पॉइंट, ये अप टू ए पॉइंट कर्व का जो बढ़ना है इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, ऊपर की तरफ गया है हमारा कर्व, ये दिखाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को। कैसे पता चला? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है अप टू दिस पॉइंट। ये कहाँ से पता चलता है हमें? मार्जिनल प्रोडक्शन से। तो आप देख लो मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व भी ऊपर की तरफ है, स्लोप्स अपवर्ड है, ऊपर की तरफ गया है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की सिचुएशन है। तो ये क्या हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, राइट। उसके बाद ए से और बी पॉइंट का, ए से और बी पॉइंट की जो शेप है टोटल प्रोडक्शन की, ये शो करती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। तो यहाँ हम शो कर देंगे इस तरीके से ग्राफ में डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। डिमिनिशिंग क्यों है? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली कम हुआ है। कम होने का मतलब टोटल प्रोडक्शन में चेंज तो आया है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ है, बट डिमिनिशिंग रेट्स। इस पॉइंट के बाद आफ्टर बी पॉइंट जो हमारा कर्व इस तरीके से गया है, ये दिखाता है किसको? नेगेटिव रिटर्न्स को। नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? क्योंकि टोटल जो प्रोडक्शन का कर्व है ना वो नीचे की तरफ गिरने लगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, यानी बढ़ने की वजह अब वो कर्व नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न्स। और दूसरा आप मार्जिनल प्रोडक्शन से भी देख सकते हो, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न्स। ये 3 टाइप्स की ही स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इन शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आया कि कहीं पे मैं बोल देता हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कहीं पे वर्ड यूज कर लेता हूँ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रीजन क्या है? इनको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोला जाता है इसको, या रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों कहा जाता है? अब देखिए, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो लिखा हुआ है ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों बोलते हैं? इसमें जो प्रोडक्शन में चेंज आया है 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 14, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन में चेंज आया है, बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्शन भी तो चेंज को दिखाता है। तो ये चेंज किसकी वजह से आया आप मुझे ये बता दो। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है, तो ये चेंज आया है हमने जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को एम्प्लॉय किया है ना, किसके साथ? फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ। फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की जो यूनिट्स आपने लगाई है, एम्प्लॉय की है, उनको लगाने से क्या रिटर्न मिला? रिटर्न का मतलब डू नॉट मीन मम्मी रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि जो हमने जो भी लेबर, ठीक है, आपने लगाई, उसको लगाने से क्या मिला? मिलना क्या था? यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ही करा रहे हैं उसे, तो प्रोडक्शन की फॉर्म में ही हमें क्या मिला? वो रिटर्न है। तो किसके रिटर्न है? इस फैक्टर की तो है, जो वेरिएबल फैक्टर है दैट इज लेबर। उस लेबर से मिलने वाले रिटर्न नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फैक्टर के रिटर्न्स के नाम से भी जानते हैं इसको, प्रोडक्शन को, ठीक है। समझ आ गया होगा। उसके बाद इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोला जाता है? इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं इसको? इसका रीजन है, देखिए, जो प्रोडक्शन है इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं इनटू डिफरेंट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस मतलब रेशो भी आप कह सकते हैं, राइट। तो जब डिफरेंट रेशो में हम उनको कंबाइन करते हैं, किसको? फैक्टर्स को, तो उनको कंबाइन करेंगे, उनका रेशो चेंज होगा तो टोटल प्रोडक्शन में भी चेंज होगा, राइट। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग में क्या था? प्रोपोर्शन स्टार्टिंग में था 1:1। इट मीन्स फिक्स्ड फैक्टर की यूनिट 1, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट भी 1। फिर उसके बाद 2:1 हुआ, फिर 3:1। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं और जो वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स हैं, उनके रेशो में चेंज होता है। टोटल प्रोडक्शन किसका रिजल्ट है? उनके रेशो के चेंज का ही तो है। तो जब इनके रेशो में चेंज होगा तो टोटल प्रोडक्शन में भी चेंज आता है बेसिकली। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं?
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। किसके नेम से? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नेम से भी जानते हैं कि जब ये हमारा जो प्रोपोर्शन है वेरिएबल फैक्टर का किसके साथ? फिक्स्ड के साथ। वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखा है ना, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शन का रेशो चेंज होगा तो उससे टोटल प्रोडक्शन में भी चेंज आता है वेरियस रेट से। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसको हम बोल सकते हैं, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने पहले ही बताया था, इससे जो पहली वाली वीडियो है मेरी वीडियो लेक्चर, उसमें क्लियर किया था कि भाई ये जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन है, डोमिनेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस सेट, क्योंकि इसमें सब कुछ है ही इसी से रिलेटेड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, ये चीज क्लियर हो जाती है इससे। अगर मैं कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछूं इसमें, सपोज कीजिए जैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका, एक्सप्लेन द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो, मार्जिनल प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो, क्योंकि 3 टाइप से कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो अब इसमें टोटल प्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन तो पहले ही बता दी। अगर हमें केवल टोटल प्रोडक्शन डिफाइन करना तो उसमें क्या करते हैं हम, टेबल में केवल टोटल प्रोडक्शन को ही शो करते हैं, और ग्राफ भी केवल टोटल प्रोडक्शन का ही होगा। ग्राफ किस तरीके से होगा, आप जी वैल्यू ले लेना टोटल प्रोडक्शन की, मार्जिनल को दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें, जब केवल यू आर आस्क्ड टू डिफाइन द टोटल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अगर आपको टोटल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है तो केवल टोटल प्रोडक्शन को ही दिखाने की जरूरत है। तो क्या करते हैं उसमें, केवल इसको दिखा देंगे, इससे भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व है। इसी तरीके से डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन को डिफाइन कर देंगे, उसकी डेफिनेशन दे देंगे, इसमें केवल मार्जिनल ही दिखा देंगे। और मार्जिनल का कर्व कैसे बनता है वो इससे बनाया आपके सामने, आप सीधा बना सकते हो। मार्जिनल प्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल, और थर्ड कौन सा था, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन में क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था, एवरेज प्रोडक्शन का था। और एवरेज प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं किससे, क्यू। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, जो हमारी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से उनको बोलते हैं क्यू, ठीक है। तो इसमें टोटल प्रोडक्शन हमारे पास है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स ये है हमारी 1 2 3 4 5, तो टोटल को डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, एवरेज आ गया 2। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना है 5, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, 2.5। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हमारा 9, डिवाइड किससे करेंगे 3 से, 3। 12 को 4 से, 3, 14 को 5 से, 2.8, 15 को 6 से, 2.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से एवरेज प्रोडक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं, एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें और बनते हैं हमारे। इनके अलावा देखो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इट मींस टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, इनको सेपरेट एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और किस तरीके से, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो, ये तो बता ही दिया आपको, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इनके बीच रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल में क्या रिलेशन है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज में क्या रिलेशन होता है। तो पहले डिफाइन करेंगे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन, क्या रिलेशन है इसका। मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली बताता हूं। पहले रिलेशन ये हो गया, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस इट मींस टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स इट मींस टोटल प्रोडक्शन
increases at diminishing rate. When marginal production is zero, it means total production is maximum, and when marginal production is negative, it means total production starts falling. अब ये तो मैंने क्या है थ्योरेटिकली आपको समझा दिया, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है क्यों, किस तरीके से बोल दिया, ऐसे कोई बेस तो होगा, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, जो अभी मैंने लाइंस बोली हैं, मतलब रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन किया, क्या मैंने कोई रट रखा है? नहीं, बिल्कुल रटा नहीं है, इस शेड्यूल से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बार समझ लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो समझ लेना, लर्न भी अभी कर। मैंने 4 सेंटेंस 4 लाइंस इसमें आप बोलिए आपके सामने। फर्स्ट क्या है, रिलेशनशिप जो है, क्या रिलेशन है इन दोनों में। मैंने कहा था कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन राइजेस, कि जब मार्जिनल राइज होता है ना, जैसे इस पॉइंट तक राइज हुआ है, तो इसका मतलब ये बनता है कि टोटल जो इंक्रीज हुआ है, टोटल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है वो किस रेट से हुआ है, इंक्रीजिंग रेट से। पहला रिलेशन तो इसमें इन दोनों में ये बनता है, व्हेन एमपी राइजेस इट मींस टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आई रिपीट, टोटल प्रोडक्शन increases at increasing rate, right? सेकेंड पॉइंट, जैसे इस वाली फर्स्ट स्टेज में हुआ। सेकेंड है when MP falls, MP फॉल कहाँ हुआ है, यहाँ तक हुआ है, 1 तक देखें तो, 0 तक भी मान सकते हैं वैसे, कि फॉल ही तो हुआ 1 के बाद 0। when MP falls it means total production increases। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टोटल इंक्रीज ही हुआ है, अभी भी 9 से 12 इंक्रीज ही है, 12 से 14, 14 से 15, बट रेट देखें तो डिमिनिशिंग रेट है, ठीक है, रेट देखें तो डिमिनिशिंग। तो जब आपका एमपी फॉल होता है, इसका मतलब है कि टोटल इंक्रीज हुआ है बट डिमिनिशिंग रेट से, जैसे यहां तक हुआ, राइट। सेकंड हमारा ये था रिलेशन तो पूरा। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था हमारा इससे रिलेटेड। देखो इसमें यहाँ भी 15 वैल्यू है, इधर भी 15 वैल्यू है, तो टोटल प्रोडक्शन का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब मैक्सिमम की बात करें तो ये भी 15 वैल्यू, ये भी 15 वैल्यू, अब दोनों ही 15 वैल्यू है, तो मैक्सिमम हम वैल्यू को नहीं बोलते कि दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ही है। हाउ डिड आई कम टू नो, अब मुझे कैसे क्या पता है दोनों 15 है, फिर मैंने ये कैसे कह दिया कि ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं हम किससे, मार्जिनल प्रोडक्शन से, ठीक है, कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है, व्हेन एमपी इज 0 टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। ये पॉइंट है, जैसे ये भी इक्वल है, मैक्सिमम कहाँ है, बट इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से फॉल होने लगे। ये वाला 15 मैक्सिमम नहीं है, ये वाला 15 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से फॉल होने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब मार्जिनल 0 होता है तो टोटल हमारा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ तो जो भी एडिशनल यूनिट लगाई उस यूनिट को लगाने से प्रोडक्शन में चेंज आया, 1 यूनिट का ही आया, बट इसके बाद जो एडिशनल यूनिट लगाई थी हमने वेरिएबल फैक्टर की, उसके आने से फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अब ये 15 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। जब 7th वाले पर्सन के आने से ही टोटल प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ा, 8th वाले के आने से कहाँ फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड रिलेशन ये डिफाइन होता है, व्हेन एमपी 0 इट मींस टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है, फिर हमने देखा कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव भी है, तो फोर्थ में क्या है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव इट मींस टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग, कि जब ये नेगेटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब नेक्स्ट वाली यूनिट जो हमारी एडिशनल यूनिट्स है उसके आने से हमें नुकसान ही हो रहा है, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा, क्योंकि इस बंदे के आने से कुछ एडिशनल नहीं हुआ और कम हो गया, इसके आने से नुकसान हुआ, तो टोटल कम ही हुआ इसका मतलब। तो फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं क्या, कि जब हमारा एमपी नेगेटिव है इट मींस टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग, कि टोटल अब फॉल होने लगा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है इस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन, ये एक दूसरे से कैलकुलेट किए जा सकते हैं।
मार्जिनल से टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल प्रोडक्शन से मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी। तो 5 पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन इन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। राइट, टेबल से बहुत इजी हो जाता है, आपके सामने क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है? जैसे एग्जैक्टली अभी आपने क्या देखा है, टोटल और मार्जिनल के बीच रिलेशनशिप, इसी तरीके से एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच भी रिलेशनशिप होता है और ये डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ग्राफ को समझिए। किसी को प्रॉब्लम है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, और जो हमारे स्कूल के, मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप और कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। महाराज